नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लखनऊ से एक खबर है कि केजीएमयू में फिर से स्ट्रेचर ना मिलने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। जी हां, मरीज को 1 घंटे तक वहां पर स्ट्रेचर नहीं मिला। होल्डिंग एरिया के अंदर इलाज के अभाव में मरीज की मौत हुई। मेडिकल कॉलेज के अंदर स्ट्रेचर्स पर कर्मचारियों का कब्जा हो रखा है। आपको बता दें कि मरीजों को घंटों तक वहां इंतजार करना पड़ता है और स्ट्रेचर के लिए कई बार, जैसे इस बार भी हुआ कि वहां पर इंतजार करते करते दम तोड़ देते हैं मरीज, लेकिन स्ट्रेचर नसीब नहीं होता और ऐसे में मरीजों को घंटों स्ट्रेचर का इंतजार करना पड़ता है। केजीएमयू से एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो ये बताने के लिए काफी है कि केजीएमयू के अंदर किस तरह से वहां पर अंधेर नगरी चल रही है। जी हाँ, जहां पर मरीजों के इलाज के लिए हर संभव व्यवस्था है, हर संभव सुविधा है, वहां पर मरीजों को इलाज नहीं मिलता। और मरीजों को इलाज मिलने के लिए सबसे पहले जो स्ट्रेचर की जरूरत होनी चाहिए, वहां स्ट्रेचर तक नहीं मिलता। इसके आगे की आप अंदाजा लगा लीजिए कि तस्वीर क्या होती होगी। तो मरीजों को 1-1 घंटे तक यहां पर स्ट्रेचर के लिए इंतजार करना पड़ता है, स्ट्रेचर्स नहीं मिलते। ये कहा जा रहा है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारियों के कब्जे में रहते हैं स्ट्रेचर्स। मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर्स पर कर्मचारियों का कब्जा है और मरीजों को 1-1 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो ये इंतजार मौत के साथ खत्म होता है। जी हाँ, एक मरीज हाल फिलहाल में स्ट्रेचर के इंतजार में इलाज के अभाव उसकी मौत हो गई और यह खबर सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। होल्डिंग एरिया के अंदर इलाज के अभाव में मरीज की मौत हुई है और ये मौत बहुत से सवालों को अपने पीछे छोड़कर गई कि क्या केजीएमयू के अंदर मरीजों के इलाज के लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अगर स्ट्रेचर जैसी बहुत बेसिक सी नीड तक इस हॉस्पिटल में अगर पूरी नहीं हो सकती, तो अगर किसी को एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए होता हो तो क्या यहां पर मिलता होगा, या किसी आम आदमी के इलाज के लिए यहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं। तमाम ऐसे सवाल है कि क्या वहां के कर्मचारियों के अंदर जो भावनाएं हैं वो मर चुकी हैं, संवेदनाएं मर चुकी हैं, संवेदनहीन हो चुका है क्या वहां पर केजीएमयू का स्टाफ। ये तमाम सवाल इस मौत के बाद पीछे छूट कर गए हैं। फिलहाल केजीएमयू में स्ट्रेचर ना मिलने से एक मरीज की मौत हो गई है। मरीज को 1 घंटे तक स्ट्रेचर नहीं मिला। वहां पर परिजन परेशान होते रहे, स्ट्रेचर की मांग करते रहे। होल्डिंग एरिया के अंदर ही वो मरीज वहां पर बैठा रहा, लेटा रहा जमीन पर, लेकिन उसको स्ट्रेचर नहीं दिया गया और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जी हां, उसको इलाज ना मिलने की वजह से मौत हो जाती है। स्ट्रेचर मिल गया होता, इलाज मिल गया होता तो फिर आज वो शख्स भी जिंदा होता। किसी के घर का चिराग आज बुझ गया क्योंकि वहां पर स्ट्रेचर नहीं मिला, केजीएमयू के अंदर इलाज नहीं मिला। अस्पताल के दरवाजे पर जाकर, केजीएमयू जैसे एडवांस अस्पताल के दरवाजे पर जाकर उसके होल्डिंग एरिया में अगर किसी शख्स की इलाज के अभाव में मौत हो जाए तो कई ऐसे सवाल उठते हैं जिनके जवाब ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है। जी हां, केजीएमयू के अंदर स्ट्रेचर ना मिलने से एक मरीज की मौत हो गई है। मरीज को 1 घंटे तक स्ट्रेचर नहीं मिला। लगातार उसके परिजन, तीमारदार वहां पर स्ट्रेचर के लिए मांग करते रहे, कर्मचारियों की मिन्नतें करते रहे, लेकिन स्ट्रेचर नहीं मिला। मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर्स पर कर्मचारियों का कब्जा है, ये भी कहा गया। मरीजों को तो वहां पर स्ट्रेचर के लिए इंतजार करना पड़ता है। कई मरीजों की इस चक्कर में हालत भी बिगड़ जाती है और कुछ मरीज, जैसा ताजा मामला सामने आया, इस इलाज के अभाव में दम तक तोड़ देते हैं। स्ट्रेचर के अभाव में एक मरीज की मौत हो गई। इस मरीज की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। नीलेश, सबसे पहले मैं पूरे मामले को समझना चाहूंगा आपसे कि स्ट्रेचर क्यों नहीं मिला, शख्स की मौत आखिर क्यों हुई। देखिए तो सर, बिल्कुल बहुत हैरानी वाला और गंभीर मामला है कि सूबे के मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बावजूद भी अगर केजीएमयू में इस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं कि गंभीर हालत में कोई मरीज ट्रामा सेंटर पहुंचता है, घंटों उसको सिर्फ इसलिए लग जाता है क्योंकि ट्रामा सेंटर के गेट पर या ट्रामा सेंटर के अंदर उसको कहीं पर स्ट्रेचर नहीं मिलता है। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां का दौरा करते हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना लगातार केजीएमयू में दौरा करते हैं। जब उनको वहां पर कोई खामियां मिलती हैं तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं केजीएमयू में है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार से पूरी व्यवस्थाएं केजीएमयू को दे रही है, सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, उसके बावजूद भी अगर मरीजों को घंटों स्ट्रेचर नहीं मिलता, जिसके अभाव में मरीज की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं केजीएमयू प्रशासन जरूर सवालों के घेरे में आता है। अगर हम इससे पहले की घटनाओं की बात करें तो तमाम दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर परिजनों का आरोप रहा है कि उनके मरीज को दिखाने के लिए घंटों और कई कई दिनों तक बेड और स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके कारण उनके मरीज की मौत हो गई। ट्रामा सेंटर के बाहर जमकर हंगामा भी काटा गया।
उसके बावजूद भी अधिकारी हैं कि वो मौन बने हुए हैं, उनकी आंखें बंद हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है कि अगर एक मरीज की जान चली जाए। ऐसा ही एक मामला आज देखने को मिला जब एक युवक को गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर ले जाया गया और 1 घंटे तक उनके परिजन और सहयोगी स्ट्रेचर ढूंढते रहे। जब तक स्ट्रेचर मिलता उससे पहले ही मरीज ने दम तोड़ दिया। उसके बावजूद भी केजीएमयू प्रशासन की आंखें बंद है कि आखिर इस तरीके के लापरवाह जो अधिकारी हैं वो क्यों इतनी लापरवाही दिखा रहे हैं, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री लगातार हर वर्ग के लिए। नीलेश मैं आपको यहां रोकूंगा। हम सुधीर सिंह फैकल्टी इंचार्ज जो हैं उनको लगातार फोन लगा रहे हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है सर आपके पास? गलत नंबर है भाई साहब, गलत नंबर है। दूसरे विभाग में डॉक्टर सुधीर हूँ जी। एक बार फिर से मैं आपको सुन नहीं पाया। मैं दूसरे विभाग में हूँ, मैं केजीएमयू का स्पोक पर्सन नहीं हूँ। गलत नंबर आपको मिला है। सर आप फैकल्टी इंचार्ज की जिम्मेदारी निभाते हैं क्या? नहीं, मैं केजीएमयू में दूसरे विभाग में हूँ। जो फैकल्टी इंचार्ज है वो दूसरे विभाग में है, उनका नंबर लेके उनसे बात करिए। ठीक है, आप उनका नंबर दे सकते हैं क्या सर? नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है। ठीक है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अरे मैंने बताया तो, मैं डॉक्टर सुधीर हूँ, पीडियाट्रिक सर्जरी में। मैं यहाँ की स्पोक पर्सन नहीं हूँ, यहाँ पे कई सुधीर हैं। ठीक है, माफी चाहते हैं, हम उनको फोन लगाते हैं, उनसे सवाल का जवाब लेंगे। आपने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर सवाल ये है कि जिस तरह से केजीएमयू के अंदर एक मौत होती है और उस मौत के जिम्मेदार पूरा मेरी नजर में अस्पताल प्रशासन है, क्योंकि अगर उस अस्पताल के अंदर का ढर्रा यह है कि वहां मरीज पहुंचे और उसको स्ट्रेचर तक नसीब ना हो, एक बेसिक नीड है। इस बात का अंदाजा आप लोग लगाइए कि एक अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर केजीएमयू, जिसके अंदर जाकर एक ऐसा इलाज आपको मिल सकता है कि आप कितने भी बुरे स्थिति में क्यों ना हो आपकी जिंदगी को बचाई जा सकती है, लेकिन वहां पर स्ट्रेचर ना मिलने की वजह से किसी की मौत हो जाए। पूरा अस्पताल प्रशासन, आप किसी भी डिपार्टमेंट के क्यों ना हो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर तमाम मरीजों को उचित व्यवस्था मिल सके, वहां पर इलाज मिल सके। क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई, यह भी उनको जवाब देना चाहिए था। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर से पूरी तरह से पल्ला झाड़ दिया। नीलेश के पास चलता हूं। नीलेश, क्या यही रवैया है पूरे अस्पताल का कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जवाबदेही नहीं है, अगर कोई मरता है तो मर जाए, आप उससे बात कीजिए जिसकी जिम्मेदारी है? मैं अभी सुन रहा था डॉक्टर सुधीर का जो बयान अभी उन्होंने दिया कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लगातार वो मीडिया के साथ बने रहते हैं। तमाम जब बचाव का कोई मुद्दा होता है तो सुधीर की अगर बात करें जिस तरीके से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है, कहीं ना कहीं ऐसे ये साफ हो जाता है कि केजीएमयू के जो डॉक्टर्स है वो काफी लापरवाह है, जिनके चलते लगातार मरीजों की जान जाती है, मरीजों को ढंग से इलाज नहीं मिलता है। उसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वस्थ रखे और समय पर उनको जो जरूरी सुविधाएं हैं तत्काल उनको उपलब्ध कराई जाए, उसको कहीं ना कहीं केजीएमयू प्रशासन पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही की अगर हम बात करें तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने जब केजीएमयू का दौरा किया था, जब उनको कई वार्डों में गंदगी मिली, जिसके बाद उन्होंने तमाम अधिकारियों को पहचान लगाई थी, नोटिस जारी की थी और कई अधिकारियों को सस्पेंड करने के साथ कई अधिकारियों का वेतन भी रोका था। उसके बावजूद भी अगर केजीएमयू प्रशासन के अधिकारी इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और अच्छा नीलेश, मुझे ये बताइए, आपके किसी परिजन से बात हुई कि स्ट्रेचर मांगने के लिए किस किस के पास वो गए, कितना परेशान होना पड़ा, और उसके बावजूद भी जब इतना गंभीर स्थिति उनके मरीज की थी तो किसी का दिल नहीं पिघला कि एक स्ट्रेचर की व्यवस्था करा दी जाए? देखिए, बिल्कुल अगर पीड़ित परिवार की बात करें तो पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनके जवान बेटे की केजीएमयू प्रशासन के लापरवाही के चलते मौत हुई है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, उन लोगों ने जो उनके पड़ोसी है उन्होंने आज के सीएम पोर्टल पर एक शिकायत की, जिसमें साफ तौर पर केजीएमयू के जो लापरवाह डॉक्टर्स है, अधिकारी हैं, उनके ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीएम से पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। उसके अलावा लगातार परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि जब वो ट्रामा सेंटर के गेट पर पहुंचे तो पहले उनको गार्ड जो वहां पर तैनात रहते हैं उनको अंदर जाने से रोका गया। उसके बाद जब स्ट्रेचर नहीं मिला, जब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को स्ट्रेचर मिला, उसके बाद जब वो वापस अपने मरीज के पास आए तब तक मरीज की सांसें टूट चुकी थी और परिजन जो है रो रो कर परेशान थे। तो लगातार ऐसे आरोप केजीएमयू प्रशासन के ऊपर लगता है। ये पहली घटना नहीं है जिस दौरान इस तरीके की घटना में मरीज की मौत। यही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि नीलेश, ये कोई पहला मामला नहीं है और ये कोई पहली बार चूक नहीं हुई है। इससे पहले भी केजीएमयू के अंदर तमाम लापरवाहियों की वजह से तमाम मरीजों की मौत हुई है।
और उनका जिम्मेदार कोई नहीं होता। उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता, सब भूल जाते हैं कि जैसे कोई मरीज आया था और तबीयत खराब होने की वजह से, हालत बिगड़ने की वजह से मर गया। सिर्फ इतनी सी बात कहकर टाल दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर की जानकारी के लिए। आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर पर हम आपसे जानकारी लेंगे। आपको एक और बड़ी खबर दे दें कि लखनऊ में पुलिस ने 2 आतंकियों को दबोचा है। खालिस्तान से जुड़े 2 आतंकियों को दबोचा गया है। सचिवालय चौराहे के पास से ये गिरफ्तारी हुई है। जगदेव सिंह उर्फ जग्गा के पकड़े जाने की खबर मिली है। खालिस्तान से जुड़े 2 आतंकियों को दबोचा गया है और ये लखनऊ के अंदर 2 खालिस्तानी दबोचे गए। जगदेव सिंह उर्फ जग्गा के पकड़े जाने की खबर है। नीलेश, ये जो खबर आ रही है इसके बारे में कोई जानकारी आपको? देखिए तो सर, बिल्कुल आपको बता दूं कि लखनऊ पुलिस और पंजाब पुलिस ने संयुक्त रूप से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पंजाब पुलिस का कहना है कि उसमें से एक जो युवक है उसको पहले ही पंजाब पुलिस ने आतंकी घोषित किया है। कुछ देर में जेसीसी क्राइम इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ देर में विकासनगर थाने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है वो खालिस्तानी आतंकी है, वो कब से फरार चल रहा था, लखनऊ में कब से था, ये तमाम चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल पंजाब पुलिस भी लखनऊ में है और लखनऊ पुलिस और पंजाब पुलिस संयुक्त रूप से इसकी गिरफ्तारी की है। उसके बाद अच्छा नीलेश, कोई जानकारी लग पाई है? क्योंकि खालिस्तान का लिंक कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से जुड़कर बार बार देखा जाता है और ये खालिस्तानी कई बार किसान आंदोलन के बीच में देखे भी गए, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था। ये जानकारी मिल पाई है कि ये लखनऊ में आखिर क्यों पहुंचे थे? देखिए बिल्कुल अभी ये कह पाना अनुसार बिल्कुल ठीक नहीं है कि किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ में वो क्या कर रहे थे? फिलहाल अगर हम किसान आंदोलन को देखें तो किसान आंदोलन में भी कई जगह पर खालिस्तान का जिक्र आया, कई जगह पर खालिस्तान के झंडे भी देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले में पड़ताल कर रही है, चाहे वो यूपी पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो। पूरे मामले को गंभीरता से लेकर दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो लखनऊ में किस मकसद को लेकर पहुंचे थे, कितने दिनों से लखनऊ में थे, आगे क्या योजना इनकी थी। इन तमाम चीजों पर लगातार बातचीत की जा रही है। जेसीसी क्राइम अब से कुछ देर में जो नीलाब्जा चौधरी है वो पूरे मामले का खुलासा करेंगे। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए नीलेश और बातचीत करने के लिए। खबर में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के अंदर बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले हुए हैं। 11 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। एक पीसीएस अधिकारी का भी तबादला हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ ये बड़ा एक अपडेट है कि यहां पर 11 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। एक यहां पर पीसीएस अधिकारी का भी तबादला हुआ है। एक बड़ी खबर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई, उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर 11 आईएएस अधिकारी और एक पीसीएस अधिकारी के तबादले किए गए। काफी समय से ये तबादला एक्सप्रेस चलाने की खबरें आ रही थी, क्योंकि कई समय पर कई बार ऐसी जानकारियां मिलती रही कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को जो प्रोफाइल है उनको बदला जाए। जैसे धीरज सिंह घबरियाल का नाम आ रहा है, नैनीताल के डीएम बनाए गए हैं। विजय कुमार जो कि दंडे बने पौड़ी के नए डीएम। तो उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अफसरों का तबादला हुआ है। तो धीरज सिंह घबरियाल नैनीताल के डीएम बनाए गए। विजय कुमार जोग दंडे बने पौड़ी के नए डीएम। तो 11 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। एक पीसीएस अधिकारी का भी तबादला किया गया। उत्तराखंड के अंदर बड़े पैमाने पर यहां तबादले किए गए हैं। उत्तराखंड में बड़े अफसरों और बड़े पैमाने पर उनके तबादले हुए। 11 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया। एक पीसीएस अफसर का तबादला हुआ है। ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़ी खबर यहां मिल रही है और एक पीसीएस अधिकारी का भी तबादला हुआ। धीरज सिंह घबरियाल अब नैनीताल के नए डीएम होंगे। इसके अलावा विजय कुमार जोगदंडे बने पौड़ी के नए डीएम। फहीम तनहा हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेजिडेंट राइटर हैं। फहीम, 11 आईएएस अफसर और एक पीसीएस अफसर का तबादला हुआ, क्यों ये तबादले किए गए और कौन से बड़े अधिकारी अब किस जगह पर तैनात होंगे? देखिए, इनमें ज्यादातर वो जो तबादले हैं वो ऐसे हैं कि अफसर काफी समय से एक जगह पे थे। जैसे अगर हम पौड़ी डीएम की बात कर लें तो उनका कार्यकाल को लेकर के काफी सराहनीय, खुद सीएम ने कई बार तारीफ की है उनके कार्यों को लेकर। वो काफी समय से वहां थे। अब चूंकि ये माना जा रहा है कि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में पहले सरकार अपने हिसाब से प्रशासनिक अफसरों की फील्डिंग करती है, तो उसके नजरिए से भी इसको देखा जा रहा है। और इसमें जैसे अगर हम बात कर ले अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा में फेरबदल हुआ है। इसमें नैनीताल का जो डीएम धीराज को बनाया गया है और विजय दोगदंड पौड़ी आ गए हैं जो पिथौरागढ़ थे। तो विजय दोगदंड भी काफी समय से पिथौरागढ़ में है, लिहाजा उनका भी 30 साल लगभग चल रहा है। और अगर हम एसएन पांडे की बात कर ले चंपावत, वो भी काफी समय से है, तो उनको भी वहां से अल्मोड़ा लाया गया है। और नितिन भदौरिया कुछ समय से वहां से हटने की इच्छा जता रहे थे, हालांकि वो ज्यादा लंबे समय पुराने नहीं है, लेकिन वो हटने की इच्छा जता रहे थे। तो इस तरीके से है। तो इस फेरबदल में
ये चीज देखी गई है कि अब चुनावी वर्ष में अफसरों का जो ट्रांसफर होंगे तो जो लंबे समय से हैं उनको इधर उधर किया गया है। जी ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड त्रासदी से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि तपोवन की सुरंग में फंसे 37 लोगों के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। 100 मीटर अंदर पहुंची है रेस्क्यू टीम। अब तक आपदा में 19 की मौत हुई है। 202 लोग अभी भी लापता हैं और यह जानकारी है कि तपोवन की सुरंग के अंदर 37 लोग फंसे हुए हैं। इस सुरंग के अंदर, ये जो सुरंग की आप तस्वीर देखिए, ये तपोवन की सुरंग है और इस टनल के अंदर अभी 37 लोग फंसे हुए हैं। इस बात की जानकारी मिल पाई है। फिलहाल तेजी के साथ इस पूरे टनल को साफ किया जा रहा है। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, बड़ी हैवी मशीनें यहां पर लगाई गई हैं जिससे कि तेजी के साथ यहां पर टनल को क्लियर किया जा सके, क्योंकि अंदर भारी मात्रा में पत्थर, कीचड़ और पानी वहां पर है और उन सबको बाहर निकाला जाएगा, तब लोग बाहर निकल पाएंगे। 37 लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। अब किस हालत में अंदर हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 100 मीटर तक अभी अंदर पहुंची है रेस्क्यू की टीम। उत्तराखंड त्रासदी से जुड़ी ये बड़ी खबर, 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। ये बहुत ही ज्यादा चिंता वाला एक आंकड़ा है। 202 लोग लापता हैं, किस हालत में हैं इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव तपोवन टनल के पास मौजूद हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। ब्रजेश, अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है? साथ ही साथ जो 37 लोगों का जिक्र किया जा रहा है कि वो टनल के अंदर हैं, किस हालत में है, कोई जानकारी मिल पाई है क्या अभी तक? के हालात पता लगेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया, अभी तक वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लगातार जो है। आप ये देखिए, अगर आप मेरे पीछे वो तस्वीर देख सकते हो, यहाँ आपको एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के यहाँ पर सारे सुरक्षा बल यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से टनल पिछले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी तक टनल के अंदर नहीं पहुंचा जा सका, और जो बताया जा रहा है कि अभी लगभग 35 लोगों से ज्यादा लोग हैं जो इस टनल में भी फंसे हुए, वो किस हालत में है अभी उनकी कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि मलबा पूरा अंदर तक भर चुका है और उसको निकालने का काम चल रहा है। धीमे धीमे करके अंदर जाया जा रहा है। अभी लगभग 100 से 150 मीटर अंदर तक एंटर कर चुकी है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, और अब वहां से अंदर से मलबा निकालने का काम किया जा रहा है। लगातार जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उन मशीनों का उपयोग करके मलबा को बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद जो धीमे धीमे करके, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कोई भी कहीं फंसा हो सकता है, इसलिए एहतियातन, ताकि किसी की जान अगर वो जीवित है तो उसको सकुशल बाहर निकाला जा सके। सबसे पहले जो सिक्योरिटी एजेंसियों की, रेस्क्यू एजेंसियों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि उन्हें ये सुनिश्चित करें कि अगर कोई जीवित है तो उसको पूरी तरीके से जो है सुरक्षित बाहर निकाला। इसीलिए एक एक करके कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, ये सुनिश्चित करके कि आगे कोई व्यक्ति फंसा नहीं है। उसके बाद मलबा निकालना। बड़ी मशीनों को आप बहुत तेजी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एक तो टनल के अंदर बड़ी मशीनें आसानी से नहीं जा सकती, और जहां पर जा भी पा रही हैं वहां पर आपको ये भी देखना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर कोई फंसा हो। तो बेहद ही चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन है। आप ये देखिए कि धौल गंगा की तस्वीर देखिए, कि धौल गंगा की तस्वीर देख करके आपको अंदाजा, धौल गंगा की तस्वीर देखिए, ये धौल गंगा की तस्वीर देख करके आपको अंदाजा लगेगा कि आज भले ही ये शांत हो, लेकिन अभी जो जिस तरीके का इसका अभी अब जो साउंड सुनाई दे रहा है वो अपने आप में बेहद ही डरावना है। और कल की तस्वीर क्या रही होगी वो तो महज कल्पना करना मुश्किल है। बिल्कुल कि यहाँ कल किस तरह की तस्वीर थी। इस टनल में इस पे 4 गेट हैं और उन पे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उसके अंदर दाखिल हुए, लेकिन जिस तरीके से मलबा आया उसके बाद पूरे दरवाजे बंद हो गए और अब मलबा अंदर तक चुकी जा चुका है। तो अभी तक ये भी इंश्योर नहीं किया जा सका कि जो 35-40 लोग जिनको अंदर दबे होने के अंदर होने की आशंका है वो अभी जीवित हैं भी या नहीं हैं, ये सुनिश्चित अभी नहीं किया जा सका। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और अलग अलग एजेंसियां इस पर लगी हुई हैं। स्टेट एजेंसी से लेकर के एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, सभी यूनिट्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर पहुंचेंगे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे। अच्छा ब्रजेश, साथ ही साथ मैं एक चीज और समझना चाहूंगा। आपने कहा कि ये टनल में अंदर लोग गए और वहां पर उन्होंने सोचा कि जो पीछे से बहाव आया है उससे बच सकेंगे, लेकिन वो मलबा क्योंकि टनल के अंदर भी गया तो वहां पर वो फंस गए। क्या टनल के आखिरी छोर तक, एक तो कितनी गहरी ये टनल है, दूसरा क्या आखिरी छोर तक मलबा अंदर तक है, और लोगों के कहां तक होने की, कहां बीच में या आखिर में, किस तरफ वो 37 लोग हैं, कुछ जानकारी इस तरीके की लग पा रही है क्या अभी जो रेस्क्यू टीम अंदर गई है? बिल्कुल। अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोगों में से कोई है जो साथ में काम करने वाले लोग रहे हों? आप लोग हैं, कोई है? या कितनी लंबी टनल है ये पूरी, जानकारी है कुछ? जी 2.5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की ये पूरी ऐसे 2.5 किलोमीटर है। ऐसे घूम के 2.5 किलोमीटर है। तो कितने उसमें गेट थे यहाँ पर? यहाँ पर गेट से इस वाले में तो 4 गेट थे, इधर 4 गेट था जहाँ से मेन पानी घुसा। हाँ, तो चारों गेट से क्या लोग जान बचाने के लिए उस बाहर टनल में घुसे? घुसे वहीं से मलबा आ गया। अगर पानी ज्यादा गया होगा तो क्या चारों गेट भर गए? भर गए, पूरे भर गए। तो इस मलबा कहाँ तक पहुंच पाया, कुछ अंदाजा नहीं? ये अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या दूसरे साइड से जहां से ये टनल बाहर निकलती हो, क्या वहां से कोई रास्ता नहीं अंदर जाने नहीं का? है, क्यों टनल एक ही तरफ से इसमें गेट है यहाँ से? दूसरा आपके नीचे से गेट, दूसरा गेट है। हाँ। फर्स्ट कटिंग यहीं से हुई थी, इसके बाद यहीं से जो है अंदर से कटिंग करता है इधर को। तो अब कोई रास्ता नहीं है जिसकी वजह टनल, जब तक मलबा नहीं हटे तब तक अंदर नहीं जा एक पाएंगे? आदमी मशीन काम करता है, बाकी से संभावना है वहाँ अंदर? क्या इतनी जगह थी कि लोग जीवित हों? कुछ संभावना है आपको? कुछ नहीं बता। कितने लोग होंगे अंदर? 40-50 लोग गए। जिस वक्त हादसा उस वक्त कितने लोग काम कर रहे थे यहाँ? जी 45-48 आदमी। ये तो पूरे उसमें बता रहे हैं 200-250 मजदूर काम कर रहे थे। 250 मजदूर बाहर भी थे। तो ये क्या टनल में काम कर रहे थे मजदूर जो फंसे हैं? अच्छा, जो काम कर रहे थे वो लोग, और बहुत सारे लोग तो जान बचाने के लिए भी भागे होंगे। अच्छा, आप लोग के कुछ अपने भी गायब हुए हैं क्या? कौन है आपका? हाँ जी। कितने लोग आपके, कितने साथी गायब हुए? 3 लोग। तो वो कब से यहाँ पर काम कर रहे थे? 2-3 साल। तो कुछ पता लग पाया वो कहाँ पर थे, कहाँ पर काम कर रहे थे जिस वक्त ये पूरा सैलाब आया? तो पता है यहाँ पे बैराज से थे वो तो। हाँ खुले में आए ना अभी जी। बाकी तो मुझे पता नहीं, हम दूर से आए ना। बाकी पता नहीं है। आप लोग किसी को ढूंढने आए हैं यहाँ पर? बाकी तो मुझे पता नहीं है, हम भी दूर से आए ना। बाकी पता नहीं है। आप लोग किसी को ढूंढने आए हैं यहाँ पर? किसको? रिश्तेदार को जी। तो वो कब से यहाँ पर काम कर रहा था? ये करते हैं साहब 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं। 1-1.5 साल से। जी। तो कितने लोग थे यहाँ पर, कुछ जानकारी मिल पाई? ऐसे कोई जानकारी नहीं, हम दूर से आए हैं। जी। अभी तक कुछ बताया कि वो जीवित हैं या नहीं है? कुछ नहीं बताया कुछ सर, पता नहीं। कुछ पता नहीं सर। तो आप लोग सुबह से तलाश रहे हैं उन लोगों को? जी जी। अभी जो बॉडी मिली है उन लोगों की क्या पहचान हो पाई है कि वो कौन कौन लोग हैं? कुछ नहीं नहीं हो हमारा पाई। कुछ नहीं। जी। तो कुछ प्रशासन बता रहा है कि कब तक हम रेस्क्यू कर लेंगे, कब तक हम लोग जो है पहचान लेंगे, कुछ बताया? ऐसा कुछ नहीं बताया सर। कोई नहीं बताया। जी। तो बिल्कुल तुषार आप देखिए, ब्रजेश, सबसे जरा बड़ी मैं बात ये ये है कि क्योंकि आप खुद उस जगह पर प्रशासन को मौजूद भी हैं नहीं जहां पर वो मालूम है पूरा हादसा हुआ, जहां पर वो पूरी आपदा आई। अगर संभव हो तो जरा आप उस जगह को अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहकर पैन करा करके हम लोग को दिखाइए कि कहां से वो पूरा बहाव आया ऋषि गंगा का, और किस तरह से वो धौली गंगा के अंदर पूरी आपदा को लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारे लोग यहाँ पर आप देखिए सामने, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, आईटीबीपी की यूनिट ये वहां से वापस, ये नीचे टनल से वापस आ रही है। बदलते जा रहे हैं लगातार टनल पे, और कब तक ये ऑपरेशन चलेगा, कब तक नहीं, किसी को नहीं मालूम। बाकायदा दिन रात मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर जो तमाम रेस्क्यू एजेंसियां हैं, वो फिर चाहे आईटीबीपी हो। सबसे पहले आईटीबीपी, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे पहले आईटीबीपी आया था, उसके बाद एसडीआरएफ, फिर एनडीआरएफ। सर एक चीज ये बताइए, क्या इस समय रेस्क्यू चल रहा है? अभी चल रहा है सर। तो अभी कब तक चलेगा, कुछ संभावना? कब तक? रात भी चलेगा। क्या संभावना अभी जो अंदर फंसे वो लोग जीवित होंगे या नहीं? जी अभी कुछ अंदाजा लग पा रहा है? अंदाजा है अभी, उम्मीद तो यही है लगभग होंगे 50-60 के आसपास तो होंगे अंदर। हाँ। अच्छा, तो बिल्कुल। तो देखिए ये आईटीबीपी के जवान, आप देखिए, अगर आप ऊपर थोड़ा सा मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, आप देखिए
ये जो हेलीकॉप्टर, लगातार जो हेलीकॉप्टर हैं वो यहां पर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं आसपास के गांवों में। इसके साथ ही निगहबानी की जा रही है कि कहां पर अगर कहीं इस पूरे उसमें धौलगंगा में अगर कोई बॉडी मिलती है, कहीं पर कोई फंसा हुआ मिलता है, तो उसके लिए भी बाकायदा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है लगातार ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन। 2013 के बाद सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय उत्तराखंड में चल रहा है। तपोवन एनटीपीसी में इस वक्त आप देखिए पीछे कमांडेंट कि आप तक आईटीबीपी के कमांडेंट्स की गाड़ी चल रही है, तमाम जो अधिकारी हैं। ब्रजेश, मेरा सवाल है ये जो जगह है जहां पर ये पूरी आपदा आई, मैं चाहूंगा एक बार उस नदी को आप दिखाएं कि किस तरफ से वो बहाव आया और किस तरह से वो टनल के अंदर हुआ, क्योंकि वो एक बड़ी ही भीभत्स तस्वीर हमने देखी जब कल तस्वीरें वो पूरे सोशल मीडिया पर चली और न्यूज़ वन इंडिया ने हर तस्वीर को दिखाया। उन तस्वीरों को जरा इलेबोरेट अगर कर सकते हैं तो करिए। बिल्कुल, देखिए तुषार, सबसे पहले मैं आपको उन तमाम आईटीबीपी के जवानों को दिखा रहा हूं जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत की है, दिन रात जो है लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं। और आप देखिए क्योंकि जो शिफ्ट बदल रही हैं, अलग अलग यूनिट्स चेंज हो रही हैं। और मैं आपको अब धौलगंगा की तस्वीर दिखाता हूं कि जरा इस धौलगंगा को देखिए। धौलगंगा ये जा रही है बगल से और उसके बाद ये पूरी टनल, क्योंकि हम लोग धीमे धीमे नीचे टनल की तरफ जा रहे हैं। ये अभी हम आपको वो हाई एंगल तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां नीचे टनल पर ऑपरेशन चल रहा है। अब हम आपको टनल की तरफ चल करके वो हालात दिखाएंगे। आप देखिए आईटीबीपी के तमाम जवान इस वक्त चेंज हो रही है, शिफ्ट चेंज हो रही है। और आप चूंकि एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है, एनडीआरएफ के जवान भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगे हुए हैं। तो तमाम शिफ्ट बदल रही हैं, अलग अलग यहाँ पर यूनिट्स आ रही हैं जो अपने अपने तरीके से जो टेक्निकल एक्सपर्टीज रखती हैं। एनडीआरएफ को दरअसल इस पर एक विशेष महारत हासिल है उसमें, तो उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। और जो उनकी रेस्क्यू यूनिट्स हैं, जो फ्लड यूनिट्स हैं, वो सारी डिप्लॉय की गई हैं। 5 यूनिट एनडीआरएफ की डिप्लॉय की गई हैं। आईटीबीपी लगातार जो है पहले घटना के सबसे पहले, चूंकि खुद जोशीमठ में, यहां से 15 किलोमीटर दूर जोशीमठ है और वहां पर जोशीमठ में आईटीबीपी का अपना जो है कैंप है। और जैसे ही जानकारी मिली सबसे पहले आईटीबीपी और सेना के जवान यहां पर अगर संभव हो तो टनल के पास आप जाइए और ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। तमाम तस्वीरें देखेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तब तक आप वहां पहुंचिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।